हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिना। अपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी। उसके अंतर्गत थर्ड चैप्टर चल रहा था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और नवीनीकरण। उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले परिचय पढ़ा। परिचय के अंतर्गत मैंने एक स्टोरी बताई थी, फिर पृष्ठभूमि पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, उदारीकरण पढ़ा। उदारीकरण के अंतर्गत भी अपन ने एक पॉइंट पूरा उदारीकरण के बारे में देख लिया। उसके बाद कौन सा पढ़ा अपन ने, औद्योगिक क्षेत्र का विनवीनीकरण। इन सब में अपन ने क्या देखा कि 1991 मतलब 1980 के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद 1991 के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्व किया गया, कैसे सॉल्व किया गया, 10 साल तक अर्थव्यवस्था कैसी थी, कितनी खराब हो गई थी, ये सब अपन ने पढ़ा। सबसे पहले तो क्या पढ़ा, 1980 में कौन कौन सी समस्या सामने आई वो पढ़ा। फिर 1991 के बाद कौन कौन से सुधार किए गए। सुधार कार्यक्रम कब आए, 1991 के बाद सारे सुधार आए। और समस्या कब से आने शुरू हो गई, समस्या कब से आई, 1980 से क्या आई, समस्या आई। और यहाँ पर क्या आ गए थे, सुधार आ गए थे। सुधार में क्या किया अपन ने, उदारीकरण, वैश्वीकरण और नवीनीकरण को तीनों को लागू किया। अब अपन ने उदारीकरण के बारे में बहुत कुछ देख चुके थे। अपन ने क्यों किया, कितने पे था, कितने पे लाइसेंस की सुविधा थी, किस पे नहीं थी। 6 ऐसी थी जो अपने स्वास्थ्य रिलेटेड थी, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। दूसरे सबके लिए अगर तुम प्रोडक्ट बढ़ाना चाहो तो भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये सब कर दिया गया। दूसरे देशों को भी आयात और निर्यात की फुल छूट दे दी गई। इससे क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा और बढ़ती गई। जिससे पहले यूं लगा था लोगों को कि जब ये व्यवस्था लागू कर रहे थे तब ये लगा था कि जो अपन आयात और निर्यात की छूट दे रहे हैं तो उस वजह से क्या होंगे, जो भारतीय उद्योग है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ उद्योग नष्ट हुए भी सही, और वो वाले उद्योग नष्ट हुए जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। मतलब वो सिर्फ उत्पादन किए जा रहे थे, उस उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ प्रोड्यूस किए जा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। मतलब उसमें सुधार की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से वो नष्ट हो गए। दूसरे जो अच्छी तरीके से जिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और प्रतिस्पर्धा में आगे निकले, वो उद्योग सारे रह गए। अब कौन सा है अपना सेकंड पॉइंट, वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित है, व्यावसायिक और निवेश। व्यावसायिक मतलब अपन जो व्यवसाय करते हैं वो क्रिया, क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश जो अपने द्वारा निवेश किया जाता है। कोई भी बिजनेस करने से पहले क्या करते हैं अपन, निवेश तो करेंगे कुछ ना कुछ, तब जाके। अब मैंने बोला मेरे को ये मार्कर बनाना, मार्कर के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए होगा, उसके बाद इसको इंक खरीदने के लिए चाहिए होगी, जो जो चीजें चाहिए होगी उसको पैसे देके खरीदना तो पड़ेगा ना, फिर ही बनेगा वो। तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। निवेश किया, निवेश बैंक, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज। अपन जो पहले एक्सचेंज करते थे, इसके बदले ये, इसके बदले ये, वो वाला पहले होता था ना, मुद्रा नहीं होती थी तो सामान का एक्सचेंज करते थे कि मेरे पास गेहूं है तो तुम ये ले लो, उसके बदले मुझे गेहूं दे दो। मतलब जो तुम्हें चीज चाहिए होती थी वो ले लेते थे, उस टाइप का करते थे, तो स्टॉक एक्सचेंज। फिर विदेशी मुद्रा बाजार, जो दूसरे देशों की मुद्रा थी, आपने बोला था विदेशी बैंक, वो क्या करते थे, उससे अपन को लोन चाहिए तो अपन कहाँ से लेते थे, विदेशी बैंकों से लेते थे। जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है, कौन कौन सी सम्मिलित है, वित्तीय क्षेत्र सुधार में कौन कौन सी संस्थाएं सम्मिलित है, व्यावसायिक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार। उसके बाद क्या है, भारत में वित्तीय क्षेत्र का विनियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। किसका दायित्व है, रिजर्व बैंक का दायित्व। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। इसका क्या अर्थ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका क्या अर्थ है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने क्या किया, उसके पास सारे अधिकार थे, कितने बैंकों को कितनी शाखाएं खोलवानी है, उसके बाद उसमें एक बैंक के पास कितना पैसा जरूरत होनी चाहिए, किस शाखा के पास कितना पैसा होगा, अगर शाखाओं के पास पैसे की कमी हो जाए तो वो किस बैंक से लेंगे। उसके बाद जो पैसे छापती है वो भी कौन छापता है, रिजर्व बैंक ही छापता है। जो अपने पास ये 500, 2000 की नोटें बंद हो गई, 200, 100, ये सारी नोटें कौन छापता है, रिजर्व बैंक छापता है। रिजर्व बैंक ही इसको करता है। अब वो नोटें तो कर रहा है, पर उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक तो बैंक में क्या होना चाहिए, उसके लिए गोल्ड होना चाहिए और विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, उसके बाद ही वो छापता है, उससे पहले नहीं छापता वो। तो हो गया रिजर्व बैंक। तो अधिकार तो किसके पास है, सारी नोटों का, जितने भी पैसे हैं उन सबका अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक ही उस पैसों को क्या करता है, लॉन्च करता है।
वही क्या करता है, मार्केट में उतारता है, कितनी कीमतें होंगी कितनी कीमत नहीं होगी, ये सब किसका पास अधिकार होते हैं, रिजर्व बैंक के पास होते हैं। तो विभिन्न नियम, इससे सारे रिलेटेड कौन से नियम, विभिन्न नियम कौन बनाता है, रिजर्व बैंक बनाता है, और कसौटियों के माध्यम से बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन करता है। मतलब कार्य चेक करता है कि हाँ ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही चीजें चेक करता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों की नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। इसका क्या मतलब है, रिजर्व बैंक क्या है, अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, वो खुद के पास कितनी मुद्रा रख सकता है, और ब्याज दरों को विभिन्न मतलब दूसरों को ब्याज दर पर कितने दे सकता है। अगर जैसे विदेशी बैंक से अपन ले रहे हैं मुद्रा, तो अपन भी तो ऐसा होगा कि कभी अपन भी दे उनको पैसे, अपन पैसे वहां जमा करवाएंगे तब जाके तो अपन किसी को लोन दे सकते हैं या ले सकते हैं। अपनी भी तो वहां कोई कोई इनकम होनी चाहिए। जैसे अब तुम लोग बैंक में लोन लेने गए, तुम्हारे पास जगह है या फिर कुछ ऐसी चीज है, गोल्ड है, तो तुमने क्या किया, वो गिरवी रखा, तो उसके आधार पर तुम्हें क्या मिला, पैसे मिले, ब्याज मिला, लोन मिला, ब्याज नहीं मिला, लोन मिला। तो तुम लोगों ने क्या किया, उन पैसों का यूज किया। पर अगर तुम्हारे पास वो पैसे एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, जैसे तुम्हारे पास पैसे एक्स्ट्रा होते तो तुम क्या करते हो, बैंक में जमा कर देते हो, वो पैसे करते हो या नहीं करते हो, तो वो क्यों करते हो, वो एक्स्ट्रा मनी है, तुम्हारे यूज की मनी नहीं है, तो तुम इसकी क्या करते हो, एफडी करवा देते हो, कुछ भी करवाते हो। तो ऐसे ही रिजर्व बैंक के पास भी ऐसी बहुत सारी मुद्रा होती है जिनकी उनको जरूरत नहीं होती है, वो सब क्या करते हैं, वो जमा रखते हैं ताकि उनका टाइम आने पर यूज हो सके। जैसे 1980 के साल में क्या हुआ था कि जो बैंक थे, बैंक के पास पैसे नहीं थे, ना गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, तो तब क्या किया गया, रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड पड़ा हुआ था, तो गोल्ड को क्या किया, दूसरे देशों में गिरवी रखा गया, उसके ऊपर पैसे लिए गए, वो व्यवस्था उस टाइम थी। तो ये सारे नियम, जमा ब्याज दर क्या होगी, ये सब किसने तय करने के लिए रखा गया, रिजर्व बैंक ही तय करता था और इन सब पर अधिकार रखता था। वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंकों से सलाह किए बिना कई मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगी। अब क्या हो गया, वित्तीय क्षेत्र। अब वित्तीय क्षेत्र क्या हो गया, पहले तो ये सारे अधिकार किसके पास थे, रिजर्व बैंक के पास थे, बट अब क्या हो गया, रिजर्व बैंक से सलाह लिए बिना भी क्या हो गया, 1991 के बाद जब प्राइवेट सेक्शन आया, तब क्या हुआ, निजी क्षेत्र का आया। निजी क्षेत्र में क्या हुआ कि बिना रिजर्व बैंक की सलाह लिए ही क्या कर सकते थे, वो स्वतंत्रता से निर्णय ले सकते थे। पहले छोटे छोटे निर्णय लाइसेंस लेने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता था, रिजर्व बैंक पे डिपेंड रहना पड़ता था। अब क्या हो गया, वो कम हो गया बिल्कुल। बैंक की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कितनी, 74% कर दी गई, 74% कर दी गई। किसमें कर दी गई, बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी मतलब 74% कितनी रहेगी, विदेशी भागीदारी रहेगी। अब तुम लोगों को ये अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैं आगे करवाती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया हो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों ने। अब कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। छठे पॉइंट के अंतर्गत क्या है, अब क्या है, कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है। इसका अर्थ क्या है, अब क्या हुआ, जो बैंक थे, बैंक के पास क्या था, देश विदेश
पहले अनुमति नहीं थी, बट तब क्या कर सकते थे, देश विदेशों से भी क्या कर सकते थे, वो साधन जुटा सकते थे कि उनको कोई कमी पड़ गई, अगर बैंक सपोर्ट नहीं कर रही है रिजर्व बैंक, तो वो कर सकते थे। अब ये सुविधा होगी, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले किसके पास सारे अधिकार थे, रिजर्व बैंक के पास ही अधिकार थे। इसी के अंदर लिखना, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ शक्तियां अभी भी रिजर्व किस बैंक के पास रखी गई, रिजर्व बैंक के पास रखी गई। रिजर्व बैंक ने अपने पास रखी। इसका क्या अर्थ है, बैंक को पता था कि इतनी सारी छूट दे दी गई तो भी है ना क्या होगा, देश में कोई कोई ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अपन देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया फिर बाद में कि जो थे देश के हितों की रक्षा के लिए, अपना जो इंडिया है उसके है ना अपने संविधान है, संविधान की रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने, हितों की रक्षा के लिए कुछ शक्तियां, जो मेन शक्तियां थी वो किसके पास रखी, अभी भी रिजर्व बैंक ने पास में रखी। तुम लोगों ने देखा होगा लाइसेंस की 6 सुविधा रखी उन्होंने, शराब के लिए, तंबाकू के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो औषधियां बनती है उन सब के लिए। क्यों रखी उन्होंने, क्योंकि आजकल तुम लोग देख रहे हो कि ड्रग्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ड्रग्स लाइसेंस के तौर पे आ रही है, अगर लाइसेंस के तौर पर आती तो उनको गवर्नमेंट लाइसेंस देती, नहीं देती। वो कहाँ से आ रही है, इलीगल तरीके से आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। देश के युवा क्या कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, उनकी वजह से अपने देश का लगातार नुकसान होता जा रहा है, और ये उनके लिए भी अच्छी नहीं है, ये लत लगना अच्छी बात नहीं है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने कुछ शक्ति अपने पास रखी ताकि लोग क्या करें कि उन शक्तियों का सही यूज करें। ऐसा कभी हो कि हाँ नहीं ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही है। तब जैसे अभी क्या हो गया था, बहुत सारी ब्लैक मनी इकट्ठा हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया उस टाइम कि नोट ही बंद कर दी। की थी या नहीं की थी, उसके पीछे रीजन क्या था उनका नोट बंद करने का, कि क्या हो गई, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए थे। तो देश के पास ऐसा अधिकार था, उनके पास ऐसा, रिजर्व बैंक के पास, कि हम नहीं दूसरी नोटें जारी कर सकते। तब जाके ऐसा हुआ, अगर ऐसा अधिकार नहीं होता तो होता ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या की, कुछ शक्तियां उनके पास रखी ताकि इस तरीके की सिचुएशन अगर आती है तो उसको हैंडल कर सके। अब अगला पॉइंट लिखते हैं। सॉरी छठा नहीं, सॉरी सेकंड नहीं, 7वां है। विदेशी संस्थाओं तथा व्यापारी बैंकों, म्यूचुअल फंड और विदेशी संस्थाओं तथा व्यापारी बैंकों को म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय, कौन सा, भारतीय वित्तीय बाजारों में अनुमति मिल गई। और किनको मिली, जो वित्तीय संस्थाएं थी, कौन कौन सी, विदेशी वित्तीय संस्थाओं तथा व्यापारी बैंकों, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। किसकी अनुमति मिल गई,
कि अब वो क्या, विदेशी बैंक, मतलब यहाँ के लोग भी विदेशों में जाके खाता खुला सकते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग, वहाँ अगर उनकी कोई इनकम की जनरेट कर सकते हैं तो वो करें, वो सब अनुमति मिल गई। म्यूचुअल फंड, अपन पैसे इकट्ठा करने के लिए म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तुम लोगों ने एडवर्टाइज भी देखी होगी, तो उसकी अनुमति तो उस टाइम मिली थी, ठीक है, उससे पहले नहीं थी अपने पास ये अनुमति। फिर पेंशन कुछ अपन अपने पास कुछ पेंशन रखते हैं, मतलब अभी है ना, क्या हो गया है कि एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, अटल बिहारी करके कुछ है, मेरे को नाम नहीं याद है, पेंशन योजना। उसके अंतर्गत क्या है कि अगर अपन अभी 22 साल के हैं, 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, तब भी अपन थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं उसमें। फिर वो पैसे क्या अपन को जब अपनी एज हो जाएगी तब अपन को पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो उस टाइम ऐसा नहीं था, तो पेंशन कोच बहुत जनों को गवर्नमेंट जॉबों में क्या किया गया, पेंशन कोच अवेलेबल करवाया गया, उसकी भी है ना दूसरी में भी अवेलेबल करवाया गया, और आदि की भी अब भारतीय वित्तीय और बाजारों में अनुमति मिल गई थी, ठीक है। अब अपन इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार ले लो। अब अपन पढ़ने से पहले एक चीज अच्छे से चेक करते हैं। देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में कहां से पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब अपन ने जो पढ़ा था वो किससे पढ़ा था, इससे पूर्व पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में क्या पढ़ा, 50 से 90, उसके बाद अब कब पढ़ रहे हैं अपन, 91 से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, यही पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, पूर्व में पढ़ा, उसके बाद 1950 से 1990 के बारे में पढ़ा, फिर कब पढ़ेंगे अपन, 1991 में। 1991 में कौन कौन सी 3 नीतियां लागी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 लाई गई। अब यहां पर क्या था, जब देश आजाद हुआ तब कौन सी थी स्थिति, बिल्कुल ही खराब थी। मतलब उस टाइम है ना, अपने जो उद्योग थे, लघु उद्योग मान लो, बड़े उद्योग मान लो, सारे के सारे उद्योग ना के बराबर थे। मतलब उद्योग क्या थे, ना के बराबर थे। उद्योग क्या थे, ना के बराबर थे। जिसमें उद्योग थे भी तो कौन कौन से थे, कृषि, सूती कपड़े के उद्योग थे, वही थे, वस्त्र उद्योग, लोहा के छोटे मोटे उद्योग थे, वो उद्योग थे। बट यहां पर आते हुए क्या हुआ, उद्योग थे इस टाइम। और कौन से सबसे ज्यादा, यहाँ पर इफेक्ट किसका था, यहाँ पर इफेक्ट किसका था, अभी तक तो यहाँ पर इफेक्ट किसी का नहीं था, सारे क्या हो रहे थे, जो ब्रिटिश थी पूर्व, मतलब पहले की बात करें तो किसका था, ब्रिटिश का अधिकार था। मतलब सारे रूल कौन बनाएगा, ब्रिटिश बनाएगा। यहाँ पर किसका, सरकारी क्षेत्र का था। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आई, यहाँ पर भी क्या हो गए, उद्योग हुए, उद्योग थे। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ गया, निजी क्षेत्र आ गया। निजी क्षेत्र को क्या किए गए, ज्यादा अधिकार दिए गए। अब जब ब्रिटिश था तो क्या हो रहा था, अपन को लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब अपने देश का विकास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था। जो भी हो रहा था वो ब्रिटिश लेके जा रहा था, सब कुछ वो चल रहा था उस टाइम, और उद्योग भी ना के बराबर थे। उसके बाद उद्योग 1950 से 1990 में क्या किया गया, सुधार किए गए, सारे अधिकार किसने, सरकार ने अपने पास रखे। तो इससे क्या हो रहा था कि आयात और निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा के रखे थे। आयात का मतलब क्या है और निर्यात का मतलब क्या है, अपन निर्यात जो अपने देश से दूसरे देशों को करते हैं उसको कहा जाता है, और आयात अपन दूसरे देशों से जो खरीदते हैं उन चीजों को कहा जाता है। तो किस पर, आयात पर तो प्रतिबंध था, यहाँ पर आयात पर क्या था, प्रतिबंध था। और निर्यात कर सकते थे, क्या कर सकते थे, निर्यात कर सकते थे। निर्यात पर क्या थी, छूट थी। तो इस टाइम क्या था, निर्यात कर सकते थे अपन, बट अपने सॉरी यहां पर क्या था, अपन आयात कर सकते थे, निर्यात पर प्रतिबंध थे। आयात की छूट और क्या था, निर्यात पर प्रतिबंध। ये पहले की बात है, मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था तब क्या था, उस टाइम क्या करते थे, आयात
आयात की छूट इसलिए थी ताकि जो ब्रिटिश का सामान था, वो सामान क्या वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी, बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ सामान बनता था, बट उनके पास इतना बड़ा बाजार नहीं था कि वो सामान को बेच सके। तो उनको किस बाजार की जरूरत पड़ी? भारत की, क्योंकि भारत के पास बाजार क्या है, बहुत बड़ा है। तो उस वजह से आयात की छूट थी, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिश ने सबसे पहले अपने यहाँ से व्यापार शुरू किया तो यहाँ के सामान ही वहां पर बेचना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, उनका जो सामान था वहां पर बेचना बिल्कुल खत्म हो गया, उनकी कंपनियां जो थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई, वो सारी चीजें हो गई। एक मिनट, क्या थे यहाँ पर बता दिया मैंने तुम लोगों को, निर्यात थी, निर्यात पर प्रतिबंध क्यों था, तो वहां पर क्या था कि यहाँ के लोगों, यहाँ का जो सामान था, वो सूती कपड़ा जो बनता था वो बिल्कुल इतना अच्छा बनता था। तुम लोगों ने अभी भी देखा होगा कहीं मोहल्लों में या ऐसे घूमने जाते होगे तुम, सिटी पैलेस में वगैरह, वहां पे तो इतनी छोटी सी रिंग्स आती है ना, उसमें भी दरी पूरी की पूरी निकल जाती है, उस तरीके का कपड़ा बनता था, वो कपड़ा वहां पर जाके बिकता था। तो वहां पर क्या हो गया था, उन लोग उन कपड़े के आदी हो गए थे, क्योंकि वो मशीनों से नहीं, हाथ से बनाया जाता था, वो पूरा का पूरा काम किससे किया जाता था, हाथ की कारीगरी से किया जाता था। तो वहां के बाजार जो थे उस वजह से क्या हो गया, ठप हो गए पूरे के पूरे, वहां की चीजें मशीनों से बनती थी तो वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, निर्यात पर तो प्रतिबंध लगा दिया, निर्यात पर क्या कर दिया गया, जो अपन यहाँ से सामान लेके जाते हैं उस पर ज्यादा शुल्क लगा दिया गया, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, शुल्क हटा दिया गया, ताकि यहाँ का सामान वहां आसानी से आ सके। फिर क्या किया गया, 1990 में, 1950 से 90 के बीच में क्या किया गया, सरकारी क्षेत्र ने पूरा पूरा अधिकार ले लिया, क्योंकि देश आजाद हो चुका था, ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं रहा, न राजाओं का अधिकार रहा उस टाइम। फिर प्रधानमंत्री बने, उसका अधिकार रहना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिए गए, आयात प्रतिबंधित कर दिए गए, मतलब अपन दूसरे देशों से सामान नहीं खरीद सकते थे, निर्यात की छूट थी, अपन जो सामान चाहे वो वहां बेच सकते थे। बट उस टाइम क्या हुआ, 1980 के आसपास प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, कि यहाँ के जो प्रतिस्पर्धा थी वो क्या होगी, कम हो गई, मतलब यहाँ का सामान जो अच्छी क्वालिटी का बन रहा था वो घटिया क्वालिटी का बनने लग गया। लोग क्या कर सकते थे, दूसरे देशों से सामान नहीं मंगवा सकते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग सामान प्रोड्यूस कर रहे थे वही उनको यूज करना पड़ता था, भले ही वो अच्छी क्वालिटी का हो या खराब क्वालिटी का, बट वो नहीं मंगवा सकते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो जो कंपनियां थी वो फिर किस पर ध्यान देती थी, सिर्फ उत्पादन करने पर, उसको सुधारने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। तो क्या हो गया, 1980 में ये सारी समस्या सामने आने लग गई। कृषि के बारे में भी पढ़ा था अपन ने, कौन कौन सी सामयिकता थी वो भी देख लिया था अपन ने इसके अंतर्गत। फिर यहाँ पर हर क्षेत्र किसके पास था अधिकार, लाइसेंस ज्यादा कर दिया था। अब यहाँ पर 1991 में आते आते क्या किया गया, जो ये 1980 में जो समस्या आई थी उनको क्या किया गया, यहाँ पर सॉल्व किया गया, कि यहाँ पर कौन कौन सी समस्या थी। जैसे 1980 में जो समस्या थी, 1900 समस्या कौन कौन सी आई, आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे उस वजह से समस्या आई, तो उसको क्या किया गया, देखा गया। और इनको क्या चाहिए था उस टाइम, सरकार को क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। लोन की वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी नीति चेंज की, क्या की, नीति बदली। उसके बाद क्या आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया। उसके बाद आया, उसके पहले नहीं आया। तो उसके क्या हो गया, ये आया तो नीति बदली। नीति बदलने से क्या हुआ, निजी क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। अब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं थी, लाइसेंस की जरूरत हटा दी गई। तुम्हें जितना प्रोडक्ट करना कर सकते हो। आयात पर और निर्यात पर ये दो प्रतिबंध लगे हुए थे, कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया। आयात एंड निर्यात में छूट कर दी गई, छूट हर प्रकार की कर दी गई। टैक्स के तौर पर हर चीज पर क्या कर दी गई, छूट कर दी गई। यहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जा रहा था, इस टाइम तक क्या था, टैक्स बहुत ज्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं थी। तो लोग क्या कर रहे थे, काला बाजारी वो सब कर रहे थे, मतलब ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे थे, ताकि क्या हो कि वो दूसरे जो नेता थे उनको पैसे खिलाते ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। बट बाद में क्या हुआ, 1951 में आते आते उन्होंने ये सोचा कि है ना, टैक्स के लिए लोग भागते जा रहे हैं, लोग टैक्स नहीं दे रहे, जबकि अमीर भी नहीं है इतने, और उसके बाद ये जो पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरों जनों को देने में, उससे अच्छा अपन टैक्स ही कम कर दें। टैक्स कम कर देंगे तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा किसके तौर पर जुड़ेंगे, अपने टैक्स के तौर पर जुड़ेंगे, अपन को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। ये सारी चीजें सुविधा चेंज कर दी गई। फिर लाइसेंस के पे भी प्रतिबंध हटा दिए गए। रिजर्व बैंक हमारे पास कुछ अधिकार रखे, शराब लाइसेंस के तौर पर, शराब है ऐसी औषधियां जो
ऐसी चीजें जो अपने देश को नुकसान पहुंचा सकती है उन पर रखा। फिर ऐसे भी कोई अधिकार रखे जब वो वक्त आए तब उसको चेंज कर सके टाइम आने पर। जैसे ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने तुम लोगों को बताया कि क्या किया था, सॉरी, अपने जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने क्या किया होते हैं कि जो पैसा था ब्लैक मनी उसकी क्या कर दी, नोटें ही बंद कर दी। मतलब 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, 200 की नोटें चालू रखी। उसके बाद जब नई नोटें छप के आई तो ये किसके आधार पर छपी, रिजर्व बैंक ने छपाई थी और किसी ने नहीं छपाई थी। ये अधिकार किसके पास था, रिजर्व बैंक के पास था। तो उस आधार पर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए जिस वजह से अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी सुधर गई है। अब तुम लोग देखोगे तो अपने है ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 कर होते थे जो अब सामने के तौर पर दिए जाते थे, उनको सिर्फ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जो अलग से देने पड़ते थे अपन को, वो उनको हटाकर एक जीएसटी लागू कर दिया गया। ताकि क्या हो गया कि सारे करों को मिलाकर एक ही कर लिया गया, जिससे लोगों को सुविधा हुई। कि नहीं तो पहले क्या होता था कि ये मंगवाया सामान तो यहाँ से वहां लाने के लिए टैक्स दो, यहाँ से वहां लाने के लिए टैक्स दो, वहां से वहां बेचने के लिए टैक्स दो, फिर ये सामान बना रहे तो उन मशीन को खरीदने के लिए टैक्स दो। हर चीजों में टैक्स 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 इंक्लूड कर दिया गया था। तो उस टैक्स को क्या कर दिया, हटा दिया गया और उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया गया। उसके पहले भी हटाया गया कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, बट उससे भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनको सॉल्व करने के लिए अब बाद में और सुधार किए गए। तो आज के लिए इतना ही। तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि इतना हो गया ही। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अपन जो कल कर वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत अपन ने कर में क्या सुधार किए वो सब अपन कल देखेंगे। और अभी भी ऐसा कुछ हो जो समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना। ओके बाय।